हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के एसएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मुद्राओं से संबंधित बातों की चर्चा हम कर रहे थे। मुद्रा एवं उसके कार्य से संबंधित इस लेसन के अंतर्गत हम बैंकों के कार्य और चेक से संबंधित बात देख चुके थे। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चेक से संबंधित था। एक बार दोबारा उस टॉपिक से अगर जोड़ने का प्रयास करें तो चेक की परिभाषा इस तरीके से दी जा सकती है कि चेक एक प्रकार का कागज होता है जो बैंकों को यह आदेश देता है कि एक निश्चित राशि का भुगतान निश्चित व्यक्ति को किया जाए। चेक एक प्रकार का कागज होता है जो बैंक को यह आदेश देता है कि एक निश्चित राशि का भुगतान एक निश्चित व्यक्ति को किया जाए। हमने चेक के अंतर्गत उसके प्रकारों की भी जानकारी ली कि चेक दो प्रकार का होता है, एक रेखांकित चेक और दूसरा गैर रेखांकित चेक। जहां रेखांकित चेक के अंतर्गत दो तिरछी रेखाएं खिंची हुई होती हैं, जबकि गैर रेखांकित चेक में ऐसी कोई रेखाएं अंकित नहीं होती। यहाँ तिरछी रेखाओं की जो बात कर रहा हूं वो यहाँ पर होंगी, इस जगह। यहाँ सीधी रेखाएं जो होती हैं, यहाँ तो व्यक्ति का नाम और राशि लिखी जाती है, जबकि तिरछी जो रेखाएं हैं वो ये हैं। तिरछी रेखाओं का मतलब होता है अकाउंट पेबल, अर्थात जो राशि चेक पर लिखी गई है वो राशि चेक पर लिखे गए उस व्यक्ति के खाते में ही ट्रांसफर होगी। व्यक्ति को राशि कैश नहीं मिलेगी, नगद नहीं मिलेगी। और जिस पर यह अंकित नहीं होती वहां राशि नगद प्राप्त होती है। तो चेक की हम चर्चा विस्तार से कर चुके थे। आज उसी क्रम में हम एक और कार्य देखेंगे बैंकों का। जब हम बैंक के कार्य पढ़ रहे थे तो उसमें सेकंड नंबर का एक कार्य आया था, ऋण प्रदान करना। हमने देखा था कि बैंक निम्न, मध्यम एवं उच्च समस्त प्रकार के व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं, जिसकी जितनी जैसी आवश्यकताएं होती हैं वह बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन ऋण प्राप्त करने की भी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके तहत ही हम बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसी शब्द के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ऋण, जिसको दूसरे शब्दों में साख कहा जाता है। अगर एक और शब्द देखें तो हम उधार भी कह सकते हैं। आपने अब तक जीवन में ना जाने कितनी बार कितने व्यक्तियों से उधार ले लिया हो। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, हमने तो उधार नहीं लिया।
तो उधार का मतलब ये नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए उधार लें। उधार उधार है। घर के अंतर्गत, विद्यालय के अंतर्गत, आप स्कूल में बैठे हैं, आपके पेन खत्म हो गए, आपको पेन लेना है, आपने देखा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, पेन की आवश्यकता है, आपने अपने दोस्त से कहा 5 रुपए दे दे, मुझे पेन खरीद लूंगा, तुझे कल लौटा दूंगा। तो 5 रुपए उधार ले लिए, ये भी आपने उधार लिया। किसी को आवश्यकता पड़ने पर दे दिए तो वो आपने उधार दिया। तो अब तक हम अगर सोचें, आप फ्लैशबैक में जाएं, तो आपने कई बार उधार लिया, तो वही उधार ऋण है। उसी को ही दूसरे शब्दों में साख कहा जाता है। आइए परिभाषा देखें। हम जो शब्द देखेंगे वो साख शब्द से देखेंगे, और साख का आश्चर्य से भी मैंने बता दिया ऋण या उधार होता है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो साख के बारे में पढ़ेंगे। साख या ऋण एक प्रकार की सुविधा है जो आवश्यकता पड़ने पर किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है। ऋण एक प्रकार की राशि, इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से मांग सकता है। यहां साख या ऋण की सबसे बड़ी विशेषता यह आती है कि लिया गया ऋण हमें दोबारा चुकाना होगा, यह निश्चित है। ये नहीं कि एक बार हमने किसी से पैसा ले लिया और उसे चुकाएंगे। वैसे आज की स्थिति यही है, आज का समाज इसी तरह का हो चुका है। लेते समय बड़े ही शांत स्वभाव में उधार लिया जाता है, और जब देने का नंबर आता है तो वही व्यक्ति शांत से अशांत हो जाता है, अर्थात उग्र हो जाता है। वही स्थिति कि लेते समय तो गाय और देते समय शेर। लेकिन ये सही नहीं है। अगर हमने उधार लिया है, चाहे वो उधार 1 रुपए का ही क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हमने लिया है तो हमें उसे वापस भी लौटाना होगा। तो साख के अंतर्गत, साख की परिभाषा में देखें तो साख एक प्रकार की राशि या एक प्रकार की सुविधा है जो आवश्यकता पड़ने पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन जरूरी नहीं ये व्यक्तियों से ही प्राप्त हो। साख प्राप्त करने के कुछ और तरीके भी होते हैं, और आज हम उन्हीं तरीकों की बात करेंगे, अर्थात साख के स्रोत, अर्थात किन किन स्रोतों से, किन किन क्षेत्रों से हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं या उधार प्राप्त कर सकते हैं। साख के 2 स्रोत सामने आते हैं, एक संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। संस्थागत शब्द आ रहा है संस्था, अर्थात वे स्रोत जो एक संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि वे स्रोत जो संस्था के रूप में कार्य नहीं कर रहे उन्हें गैर संस्थागत, और जो स्रोत संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें संस्थागत स्रोत कहा जाता है। अब ये संस्था क्या है? संस्था भी समझ सकते हैं कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा ऑफिस, कोई सरकारी दफ्तर, उनको हम संस्थागत कहते हैं। अभी गैर संस्थागत में परिवार है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पर्सनल कोई व्यक्ति जानकार है, तो उस प्रकार से वो गैर संस्थागत में शामिल किया जाता है। जरा देखें विस्तार से इन चीजों को। तुलनात्मक अध्ययन इस तरह से कर सकते हैं,
साख के दो स्रोत, एक संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। पहले संस्थागत को मौखिक रूप से बोल देता हूं, उसके बाद हम लिखित रूप से देखेंगे। संस्थागत स्रोतों के अंतर्गत बैंक एवं सहकारी समितियां शामिल होती हैं। संस्थागत स्रोत के अंतर्गत बैंक व सहकारी समितियां शामिल होती हैं। ये सहकारी समिति क्या है, इसकी चर्चा जस्ट अगली वीडियो में की जाएगी। लेकिन ये समझ लीजिए, सहकारी समिति भी एक संस्था के रूप में कार्य करती है जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। लेकिन इस सहकारी संस्था में अदर व्यक्ति नहीं, अपितु वे व्यक्ति जो उन समितियों से जुड़े हुए हैं वह ऋण प्राप्त करते हैं। खैर देखेंगे अभी हम आगे जाके क्या है। लेकिन संस्थागत स्रोतों के अंतर्गत आप इतना समझ लीजिए कि बैंक व सहकारी समितियां शामिल की जाती हैं। इन स्रोतों से ऋण लेते समय हमें समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता पड़ती है। समर्थक ऋणाधार अर्थात कोई ऐसी वस्तु हमें इनके पास गिरवी रखनी होगी जिसके आधार पर हमें ऋण प्राप्त हो सके। तो संस्थागत स्रोतों में ऋण प्राप्त करते समय हमें समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता पड़ती है। इनसे ऋण लेते समय हमें आवश्यक कागजों की भी आवश्यकता पड़ती है। आवश्यक कागज जैसे निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य प्रकार के भी कागजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। और इसके अतिरिक्त इनकी जो ब्याज दर होती है वो कम होती है और निश्चित होती है। जबकि ये ठीक इसके विपरीत है। इसमें परिवार, दोस्त, मित्र शामिल किए जाते हैं। इनमें ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनमें आवश्यक कागजों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और इनकी ब्याज दर कम अधिक होती है और ऐच्छिक होती है। आइए देखिए। संस्थागत स्रोतों में बैंक व सहकारी समितियां शामिल हैं, जैसे मैंने बता दिया था आपको। हम तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है समर्थन ऋणाधार। संस्थागत स्रोतों में समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता पड़ती है। हम इस तरह से निशान बना सकते हैं कि आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके लिए हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। लेकिन अभी देखिए कि संस्थागत स्रोतों में समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता पड़ती है। अब इस शब्द को समझें। इस शब्द के टुकड़े कीजिए। ऋणाधार शब्द के टुकड़े कीजिए तो बैठता है अपना ऋण प्लस आधार और शब्द शुरू में समर्थक अर्थात समर्थन करने वाला। अर्थात एक ऐसी वस्तु जो लिए गए ऋण का समर्थन करती हो। एक ऐसी वस्तु जो लिए गए ऋण का समर्थन करती हो उसे समर्थक ऋणाधार कहा जाता है। कहने का आशय, आप बैंक से ऋण लेने जा रहे हैं
बैंक आपको नहीं जानता, वो बेवजह आपको ऋण क्यों प्रदान करे? आप जाके देखिए, बैंकों से 1 रुपया भी मांगी, अगर वो दे दे तो वो बात अलग है कि बच्चा समझ के 1 रुपया पकड़ा दिया आपको, लेकिन ऐसे नियमों के तहत यदि आप बैंक से उधार लेने जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं, ऋण लेने जा रहे हैं, तो बैंक आपको क्या जाने, क्यों देगा वो आपको ऋण? मान लो ऋण लेकर आप भाग गए तो, नहीं चुका पाए तो बैंक को तो घाटा होगा। तो ऐसी स्थिति में बैंक अपने पास कुछ वस्तु को गिरवी रखता है। समर्थक ऋणाधार का दूसरा रूप गिरवी कह सकते हैं। वह अपने पास कुछ वस्तु गिरवी रखता है और उसके बाद वह ऋण प्रदान करता है। अब गिरवी कौन सी वस्तु रखी जाए ये भी ध्यान रखें। गिरवी ऐसा नहीं कि जो आप चाहें वो रखे आए, कि आपने बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया है और आप अपनी साइकिल रखी आए कि मेरी साइकिल रख लो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। नहीं, क्योंकि आपकी साइकिल लिए गए ऋण का समर्थन नहीं करती। तो एक साइकिल की कीमत कितनी होगी अधिकतम? 5,000, 10,000, 20,000, जबकि आपने तो 1 लाख रुपए लिए हैं। तो ऐसे में आपको कोई ऐसी वस्तु रखनी होगी जो लिए गए ऋण का समर्थन कर रही है। जैसे मकान के कागज, क्योंकि मकान की कीमत 1 लाख से अधिक होगी, स्वाभाविक है। आपकी कोई बड़ी गाड़ी है, 4 व्हीलर, कोई उससे भी ज्यादा कॉस्टली वस्तु है, सोने के आभूषण, हीरे के आभूषण, ऐसी जो चीजें हैं जिनकी कीमत 1 लाख से ज्यादा है, ऐसी वस्तु को आपको गिरवी रखना होगा और उसी के आधार पर मिलेगा आपको ऋण। तो कहने का आशय समर्थक ऋणाधार, लिए गए ऋण का समर्थन करने वाला। जब भी आप बैंकों से कोई ऋण प्राप्त करते हैं तो आपको कोई वस्तु गिरवी रखनी होती है, लेकिन कुछ मामलों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। बैंकों से ऋण लेते समय कुछ मामलों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती और इसके बिना ही ऋण प्राप्त हो जाता है। वो कौन से मामले हैं जरा देखें। नंबर 3 आता है आवश्यक कागज। बैंकों से ऋण प्राप्त करते समय हमें आवश्यक कागजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और भी अन्य ऐसे कागज जो पहचान करा सकें। पूरी तरह से लिखा पढ़ी होती है, लिखित में दिया जाता है कि आपने इस दिनांक को इतनी राशि इस बैंक से प्राप्त की है, उसकी ब्याज दर इतनी होगी और उसे इतने समय अवधि में लौटा दिया जाएगा। सब कुछ पूरा वर्णन होता है और राशि ना लौटा पाने की स्थिति में आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ऐसा सब कुछ लिखित ब्यौरा इसके अंतर्गत होता है। तो हमें कुछ आवश्यक कागज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैंने एक चीज कही थी कि कुछ मामलों में समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती बैंकों से ऋण लेते समय, और वो मामले हैं आय प्रमाण पत्र। यदि आप किसी सरकारी दफ्तर में कार्यरत हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या आप निजी दफ्तर में भी कार्यरत हैं, निजी कर्मचारी हैं, और आपका एक निश्चित वेतन आपको हर माह मिल रहा है, तो आपको किसी समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती, अपितु आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है, जिसके तहत
आपके अकाउंट में आ रहा आपका वेतन, यही सबूत है कि आप एक सरकारी एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और जो वेतन आपके अकाउंट में आ रहा है बैंक हर माह उसी वेतन में से कुछ कटौती करता हुआ चला जाता है। यानी सपोज कीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपका जो आप सरकारी कर्मचारी हैं और वेतन है प्रति माह 10,000 रुपए, प्रति माह 10,000 रुपए आपका वेतन है। आपने जो बैंक से ऋण प्राप्त लिया है वो लिया है आपने 50,000 रुपए का, प्लस बैंक ने आपसे एक बात कही है कि जब ये ऋण लौटाया जाएगा तो आपको कुछ राशि प्लस करके देनी होगी। टाइमिंग फिक्स कर दी गई है 1 वर्ष, टाइमिंग फिक्स कर दी गई है 1 वर्ष, और 10,000 रुपए का इस पर क्या लगेगा, ब्याज। एग्जाम्पल ले लें ओनली समझने के दृष्टिकोण से, तो टोटल राशि कितनी हो गई है 60,000। यानी 1 वर्ष के बाद जब आप राशि लौटाओगे बैंक को तो आपको 60,000 रुपए देने होंगे। समझ गए इतनी बात को। अब आपका वेतन 10,000 रुपए, इकट्ठा आप दे नहीं सकते बैंक को 60,000 रुपए, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आपने एक कमिटमेंट कर दिया, एक वादा किया और ये कहा कि मेरा वेतन प्रति माह 10,000 रुपए है, प्रति माह मैं 5,000 रुपए की कटौती करवाता जाऊंगा मेरे अकाउंट से। आप कटौती करते चलिए, 1 वर्ष में 12 मल्टीप्लाई 5,000 ये हो गए 60,000, अर्थात 1 वर्ष में राशि लौटा दी जाएगी, लिए गए ऋण का व्यक्ति पर वजन भी नहीं रहेगा, 10,000 रुपए उसका वेतन आ रहा है, ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए कटते चले जाएंगे और वह ऋण की राशि में जुड़ेंगे, अर्थात यहां से ऋण की राशि कम होती जाएगी और व्यक्ति का ऋण उतरता चला जाएगा। अर्थात कुछ ऐसे मामले जिसमें व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो उसे अपनी आय का प्रमाण पत्र लगाना होता है और ऐसी स्थिति में फिर उसे समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्यथा यदि आपको बैंक से ऋण प्राप्त करना है और बड़ी राशि प्राप्त करनी है तो आपको समर्थक ऋणाधार देना होगा, अर्थात एक ऐसी वस्तु को गिरवी रखना होगा जो लिए गए ऋण का समर्थन करती है। आइए इसके आगे ब्याज दर। स्वाभाविक है ऋण प्राप्त किया है तो उस पर ब्याज भी देना होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में भी हम देख चुके थे बैंक वित्तीय मध्यस्थ का कार्य करता है, जमाकर्ता को कम ब्याज देता है और ऋण प्राप्त करने वाले से अधिक ब्याज वसूलता है। तो जो व्यक्ति ऋण प्राप्त कर रहा है, साख प्राप्त कर रहा है, उसे ब्याज देनी होगी, लेकिन ब्याज दर यहाँ की जो होती है वो कम वह निश्चित होती है। अब आप कहोगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि अधिक ब्याज वसूलता है, बिल्कुल इनसे कम होती है। जो ये कम शब्द है वो गैर संस्थागत से कम है, कि संस्थागत स्रोतों की ब्याज दर गैर संस्थागत स्रोतों से कम होती है और निश्चित होती है, फिक्स होती है। यहां बैंकों के द्वारा मनमानी नहीं की जा सकती, क्योंकि बैंक जो है वो आरबीआई के अधीन है और आरबीआई के अधीन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ब्याज दर फिक्स करता है, जो नियम बनाता है, उसकी पालना प्रत्येक बैंक को करनी पड़ती है।
हाँ वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत मामूली अंतर आ जाए। वो मामूली अंतर कैसे कि किसी बैंक की ब्याज दर 2% है, किसी बैंक की ब्याज दर 2.01% है, किसी बैंक की ब्याज दर 1.99% है। तो ये कोई खास इफेक्ट नहीं रखता है। ऐसा नहीं है कि किसी बैंक की ब्याज दर तो 2% है, किसी की 5%, किसी की 15% और किसी की 50%। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है इनके अंदर, वो अभी हम देखेंगे। तो ब्याज दर यहां की कम होती है और निश्चित होती है, अर्थात बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकते। लिए गए ऋण पर एक निश्चित ब्याज दर को लगा दिया जाता है और उस निश्चित ब्याज दर के माध्यम से ही ऋण की वसूली की जाती है। तो ये चार चीजें देखी हमने। संस्थागत स्रोतों के अंतर्गत बैंक और सहकारी समिति आते हैं। समर्थन ऋणाधार की इसमें आवश्यकता पड़ती है, आवश्यक कागजों की भी आवश्यकता पड़ती है और ब्याज दर यहाँ की कम व निश्चित होती है। इसके विपरीत देखिए गैर संस्थागत, इसमें आते हैं परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, साहूकार, ये इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। क्योंकि ये कोई संस्था नहीं है, व्यक्तिगत रूप से इनमें लिया जाता है। जैसे आपने भी कभी अपने परिवार में आपके पेरेंट्स ने चाचा से, ताऊ से, मामा से, नाना से उधार लिया हो, या आपने उनको उधार दिया हो, आपने अपने दोस्तों से उधार ले लिया, रिश्तेदारों से उधार ले लिया, या ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार या महाजन होते हैं जो भी ब्याज देने का, उधार राशि देने का, ऋण देने का कार्य करते हैं। तो गैर संस्थागत स्रोतों में परिवार, दोस्त और रिश्तेदार शामिल होते हैं। इनमें समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि व्यक्ति ऑलरेडी गरीब होता है। ऐसे में जब वो इनके पास जाता है साहूकार से, तो कई बार साहूकार कुछ वस्तु को गिरवी रख भी लेता है, लेकिन अधिकांशतः बिना गिरवी रखे ही ऋण प्रदान कर दिया जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए आप ही हैं, आपके दोस्त ने आपसे 100 रुपए मांगे, तो क्या आप उससे ये कहोगे कि पहले तेरी घड़ी मुझ मेरे पास गिरवी रख, तेरा स्कूल बैग मेरे पास गिरवी रख, ये 4 रजिस्टर है वो मेरे पास गिरवी रख, तब तुझे 100 रुपए दूंगा? नहीं, आपने, उसने मांगे आपने दे दिए, या आपने मांगे तो उसने दे दिए। तो इसमें समर्थन ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा इसमें आवश्यक कागजों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ओनली बड़ी राशि यदि है तो बड़ी राशि में एक सादे कागज पर या स्टाम्प पर जो भी है एक लिखित दस्तावेज होता है, ब्यौरा ले लिया जाता है कि मैंने इस दिनांक को इस व्यक्ति से इतनी राशि प्राप्त की है और उसे इतने समय बाद लौटा दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ऐसे कोई प्रमाण पत्रों की इनमें आवश्यकता नहीं होती। वही स्थिति दूसरे रूप में ले लें कि मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे 100 रुपए मांगे, तो आप क्या उससे कहोगे तेरा आधार कार्ड दिखा, पहले तेरा पहचान पत्र दिखा तब तुझे दूंगा, या उसका आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपने पास रख लेंगे? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। या आपने अपने चाचा ताऊ से पैसे लिए, या चाचा ताऊ ने आपसे पैसे लिए, तो क्या आप उनका पहचान पत्र देखोगे, उनका आधार कार्ड देखोगे? नहीं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। और लास्ट देखिए, यहाँ की ब्याज दर अधिक होती है। अधिक कैसे? इनसे अधिक होती है एवं ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक मतलब इच्छा पर। यहाँ तो निश्चित है ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कई बार व्यक्ति यानी ऋण प्रदान करने वाले की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो ब्याज वसूले या ना वसूले। और यहाँ पर ऋण प्रदान करने वाले ये भी देखता है कि सामने वाले की मजबूरी कैसी है। इसमें मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। साहूकार विशेषकर इस कार्य को करते हैं, ये देखते हैं कि ऋण प्राप्त करने वाले की आवश्यकता कितनी है। आवश्यकता ज्यादा है
ऋण मुझसे ही प्राप्त करेगा, तो ऐसी स्थिति में वह मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा ब्याज वसूलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ब्याज वसूला ही नहीं जाता। वही स्थिति जैसे आपके दोस्त ने आपसे 100 रुपए लिए, तो ये थोड़ी कि 1 महीने के बाद जब वो लौटाएगा तो उससे 120 रुपए 110 रुपए वापस लोगे आप, नहीं, 100 दिए 100 वापस ले लोगे। तो यहाँ इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ब्याज वसूला जा रहा है तो ब्याज अधिक वसूला जाएगा, अधिक मतलब इससे अधिक बैंकों से अधिक वसूला जाएगा। तो ये हमारे साख के 2 स्रोत हुए, एक संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस लेसन से संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।